बुढ़ापे की दर्द भरी जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बुढ़ापे की दर्द भरी जिंदगी। आज कार्तिक ऑफिस से जल्दी घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे ताजे आम दिखाई पड़े। तो उसने गाड़ी पार्किंग में लगाई और फटाफट 1 किलो ताजे आम खरीदे और साथ ही साथ 1 किलो जामुन भी ले लिया। यह सोचते हुए घर के लिए चल पड़ा कि पापा को देखते ही खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। कार्तिक ने जैसे घर के अंदर कदम रखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो वहीं दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने माता पिता का सामना कर सके। तभी कार्तिक की पत्नी अंजलि धमकाते हुए बोली, पापा जी आपको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, कैसे काम कर रहे हैं। अगर यह काम शाम तक आपके बेटे के आने से पहले पूरा नहीं हुआ तो इस बुढ़िया को उतनी तकलीफ होगी। फिर मुझे दोष मत देना। राम प्रताप जी घबरा कर बोले, बहू आशा को कुछ मत कहना, मैं कार्तिक के आने से पहले सब काम कर दूंगा और उसे कुछ नहीं बोलूँगा। अंजलि अकड़ में बोली, ठीक है, पर याद रखना पापा जी, तुम दोनों ने जिस दिन अपने बेटे के आगे अपना मुंह खोला ना, उस दिन तुम दोनों को बोरी बिस्तर उठाकर बाहर फेंक दूंगी, फिर सड़क पे भीख मांगते रहना। अंजलि की बातें सुनते हुए आशा जी उसे एक निहार रहे थे तो उन्हें भी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए बोली, ये बुढ़िया ऐसे खड़े खड़े मुझे क्या घूर रही है, खाएगी क्या मुझे। चल आ, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, कल पार्टी में डांस करके बहुत थक गए थे, तो मेरे पैर को मालिश कर और थोड़ी देर दबा भी दे। आशा जी ने बहू को देखा और फिर पैर दबाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तभी अंजलि के गाल पे थप्पड़ पड़ने की आवाज़ गूंजी। अंजलि को तो एक सेकंड तक कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ उसके साथ, लेकिन जैसे उसकी नज़र कार्तिक पे पड़ी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कार्तिक चिल्लाते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी माता पिता के साथ ऐसा करने के। राम प्रताप जी बेटे की आवाज़ सुनकर तब तक बाहर आ गए थे। कार्तिक नम आंखों से बोला, जिस पिता के कपड़ों के कभी क्रेज नहीं टूटे, जिस माँ से कभी पापा ने ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, उनकी तुमने ऐसी हालत कर दी। बड़ों से कैसे व्यवहार किया जाता है, या तमीज भूल गई हो क्या। अंजलि चिल्लाते हुए बोली, हाँ भूल गई हूँ सारी तमीज, जब से आए हैं जिना हराम कर दिया है दोनों ने। तुम्हें मुबारक हो तुम्हारी यह अनपढ़ माँ बाप, मैं इन गवारों को कभी नहीं झेल सकती, समझे तुम। और इन गवारों को यहाँ बुलाया है क्यों। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इन्हीं पर, अब मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता। खिलाते हैं मुझे इन लोगों को देखकर, न खाने की तमीज़, न पहनने की तमीज़, न उठने बैठने की तमीज़। जिनके साथ खाना खाने बैठे तो सामने वाले को उल्टी हो जाए, पूरे खानों को लड्डू बना करके खाते हैं। और कपड़े तो देखो, ये देखकर किसी को भी हंसी आ जाए, इतने ओल्ड फैशन है। कान खोलकर सुन लो कार्तिक, मैं इन लोगों को एक पल के लिए भी अपनी नज़र के सामने बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अंजलि की बातें सुनकर कार्तिक के गुस्से का पारा और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसने एक तमाचा अंजलि के गाल पे और जड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे माता पिता से इतना नफरत करती हो, वरना तुमसे शादी तो दूर तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं। अरे मेरे माँ बाप के लिए तुम जैसी हज़ारों लड़कियाँ कुर्बान। माफ़ी मांगो अंजलि, मैंने कहा मम्मी पापा से माफ़ी मांगो, वरना आज मैं अपनी सारी हदें भूल जाऊँगा। माफ़ी और इन गवारों से माय फूट, इतना कहकर अंजलि अंदर कमरे में चली गई। कार्तिक गुस्से में दमदमाता हुआ जाने लगा तो माँ ने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया और नम आंखों से बोली, जाने दी बेटा, वैसे अब हमारी ज़िंदगी बची ही कितनी है, पर तू अपनी ज़िंदगी खराब मत कर। बहू को नहीं पसंद हमारा यहाँ रहना तो हम यहाँ से चले जाएंगे, तू हमारी चिंता मत कर। कल सुबह की हमारी गाँव की टिकट करवा देना। माँ की बातें सुनकर कार्तिक अपनी माता पिता के चरणों में एकदम से घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट की रोने लगा। माँ पापा आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है। मेरा यकीन मानिए, आप दोनों मेरे लिए भगवान से पहले हो। मन कर रहा है कि खुद को राम प्रताप जी बेटे के
कड़क आवाज़ में बोले, खबरदार, अगर अपने आप को कोसा तो क्या हम नहीं जानते कि हमारा बेटा अपने माँ बाप से कितना प्यार करता है। पर बेटा, हम गांव में बहुत खुश हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, आसपास से लोग इतना मान सम्मान देते हैं, और फिर तुम तो हर शनिवार रविवार हमारे साथ पूरे दिन रात रहते हो। हमारे लिए बस वही बहुत है। वैसे भी अपने घर उसके आंगन को बहुत याद करते हैं। इतना कहकर राम प्रताप जी अपनी और अपनी पत्नी के साथ आंगन में कुछ बिताए अपने खट्टे मीठे पलों में खो गए। जब बेटे के जाने के बाद वो आशा जी का मन बहलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। अरे सुनती हो, अरे ओ भाग्यवान, 65 साल के राम प्रताप जी ने अपनी पत्नी आशा जी को आवाज़ लगाई, ने कान में रुई डाल बैठी है, मीठा सतारा देती हुई। आशा जी ने रसोई से ही जवाब दिया, अरे भगवान, कभी तो मुझे पूरा समय दिया करो, मेरे पास भी तो घड़ी आज कर बैठा करो। राम प्रताप जी बोले, नहीं, मैं कहाँ आपको समय देती हूँ, या बच्चे तो यूँ ही पैदा हो गए। आशा जी ने मुस्कुरा कर कहा, अरे बस भाग्यवान, मैं तो पूछ रहा था क्या चाय पियोगे मलाई वाली। अच्छा तो यह बात है, आपको चाय पीनी है तो यह नाटक क्यों कर रहे हैं, मुझे टाइम नहीं देते, घर में बैठो और चाय की रट लगाओ। और क्या पूछ रहे थे, चाय पियोगे? शायद हमारी शादी को 35 साल हो गए, आज तक कभी चाय बनाकर पिलाई है आपने। ठीक है, मत बनाओ चाय, बाहर थोड़ा चक्कर लगाकर आता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है अभी बाहर जाने की, बना रही हूँ चाय, मालूम है बाहर चक्कर लगाने के तो बस बहाने चाहिए, फिर कहोगे भाग्यवान। गुस्सा मत करो, दोस्त मिल गया था, वो दोस्ती की कसम देकर 2 पैक पिला दिया। चलो अब बस करो यहाँ से मजाक, और आओ यहाँ बैठो, टीवी चालू करो, मैं आती हूँ। चाय बनाकर आशा जी के रसोई में जाते ही हॉल में खामोशी छा गई। राम प्रताप जी टीवी का स्विच ऑन करके रिमोट ढूंढने लगे, नहीं मिलने पर आवाज़ लगाने लगे, आशा कहाँ हो, यह रिमोट नहीं मिल रहा है। सुनते क्यों नहीं हो? सुनती हो, आशा जी ने जवाब दिया। नहीं मिलने पर राम प्रताप जी परेशान हो गए और एकदम से दौड़कर रसोई की तरफ जाने लगी। तभी आशा जी रसोई से निकल कर आई और कहने लगी, हद होती है चिल्लाने की, अभी तो कहा चाय बनाने को जा रही हूँ, चाय बनाने भी नहीं देते, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो और रसोई में क्यों आ रही हो? अरे वो रिमोट नहीं मिल रहा था टीवी का। अरे तो मैं क्या जेब में लेकर घूम रही हूँ, जो रसोई में आ रहे थे। नहीं आशा, तुमने जवाब नहीं दिया ना, मैं परेशान हो गया था कि कहीं तुम्हें कुछ। राम प्रताप जी ने आशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भावुक स्वर में कहा। आशा जी यह देखकर भावुक हो गई, पति का प्यार देखकर उनकी आंखें नम हो गई। फिर खुद को संभालते हुए बोली, अरे आप तो फालतू में चिंता करती हो, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं तो गुस्से की वजह से जवाब नहीं दे रही थी, सोचा चाय लेकर जाऊंगी तब जवाब दूंगी। नहीं आशा, ऐसा कभी मत करना, गुस्सा भले कर लेना पर बुलाने पर जवाब देना। राम प्रताप जी का इतना प्यार देखकर आशा जी की आंखें पानी पानी हो गई और कहने लगे, चलिए चलकर बैठी, मैं चाय लेकर के आती हूँ। राम प्रताप जी ने नम स्वर में हामी भरी और हॉल में जाकर फिर रिमोट ढूंढने लगे। रिमोट मिलने पर बैठ गए और टीवी चालू कर दिया। लीजिए आपकी चाय, पापड़ और गुड़ वाले सेब। अरे वाह, क्या बात है, दिल खुश कर दिया आपने। अरे यह क्या चाय में मलाई नहीं डाली? नहीं, आपको डॉक्टर ने मना किया है मलाई खाने को, तुम्हें पता है ना चाय में मलाई मुझे कितनी अच्छी लगती है। हाँ तो क्या करूँ, नहीं मिलेगी मतलब नहीं मिलेगी, तुम चुप करके चाय पी लो, नहीं तो यह भी ले जाऊंगी। अरे सिटी आधा चम्मच मलाई डाल दो ना, मलाई बिना चाय अच्छी नहीं लग रही। आशा जी बोली, हे भगवान, इस 65 साल के बुढ़े को कुछ बुद्धि दो, मैं समझा कर थक गई हूँ। ठीक है, इस बुढ़े की बुद्धि, आप जाओ और मलाई लेकर आओ। आशा जी गई और मलाई लेकर आई। तब तक दुनिया सुधर गई, पर आप नहीं सुधरेंगे। दोनों चाय पीने लगे और टीवी देखने लगे। चाय पीते पीते राम प्रताप जी ने रिमोट उठाया और चैनल चेंज कर दिया तो आशा जी को गुस्सा आ गया। अरे यार, क्या अच्छा भला तो चल रहा था, क्यों चेंज कर दिया? क्या आप जानबूझकर मुझे तंग करते हैं? क्या मेरा शांति से बैठना आपको पसंद नहीं है? हाँ, ये सच बात है, मुझे जब तक तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं देती
बेचैन हो उठता हूँ, इसलिए तुम्हें जानबूझकर परेशान करता हूँ। तुम्हारी आवाज़ से यह घर घर लगता है। मैं डर जाता हूँ कहीं तुमसे बिछड़ना पड़े तो मैं अकेले जी नहीं पाऊँगा। इतना कहते ही दोनों की आंखें नम हो गई। राम प्रताप जी सोफे से नीचे उतरकर जमीन पे घुटने के बल बैठ गए और आशा जी का हाथ थाम कर कहने लगे, हाँ आशा, मैं तुमसे शादी के 30 साल हो गए, लेकिन मैं अभी तक एक बात नहीं कह पाया। मैं कबूल करता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और आज से नहीं, जब से मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तब से मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। तुम हमेशा कहती थी ना कि प्यार करते हो, तुम कभी इजहार भी करते, तो आज मैं अपने प्यार का इजहार करता हूँ। राम प्रताप जी और आशा जी के सिर्फ एक ही बेटा थे। कार्तिक को बड़े लाड प्यार से और नाजू से पाला था। शुरू से ही पढ़ने में तेज तर्रार था और अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। राम प्रताप जी ने बेटे की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं होने दी। उसके कहने से पहले उसकी हर इच्छा पूरी कर देते थे कि चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों न करना पड़े। वक्त के साथ साथ बेटा बड़ा हो गया और अपनी पूरी पढ़ाई करके उसी एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। वक्त रहते बेटे की शादी हो गई। अंजलि अमीर घराने की लड़की थी, जिसने शादी के 15 दिन बाद ही अपने सास ससुर से अलग रहने का फैसला सुना दिया था कि वो यहाँ गांव में नहीं रह सकती। कार्तिक ने बहुत मना किया था, लेकिन वो करता भी क्या। रोज रोज के घर में लड़ाई झगड़े होने से अच्छा था कि पिताजी ने उसे शहर में जाकर रहने के लिए बोल दिया था, क्योंकि कार्तिक की नौकरी भी शहर में ही थी, जिसके लिए उसे सुबह शाम 2-2 घंटे का रोज सफ़र तय करना पड़ता था। दिल पर पत्थर रख कर कार्तिक भी अपने माता पिता से अलग हो गया, लेकिन हर शनिवार इतवार वो अपने माता पिता के साथ ही रहता। आशा उसके साथ नहीं आती, क्योंकि उसे गांव में आकर रहना पसंद नहीं होता था। धीरे धीरे बेटा शहर में सेटल हो गया, अपना बड़ा सा घर ले लिया, तो जबरदस्ती करके एक दिन बेटा अपने माता पिता को शहर ले गया। सास ससुर को सामने देख अंजलि का माथा ठनका, लेकिन कार्तिक ने बात को संभालते हुए कहा, मम्मी पापा अब हमारे साथ यहीं रहेंगे। वैसे भी अब उनकी उम्र हो गई है, अब उन्हें हमारे सहारे की ज़रूरत है। बड़ी मुश्किल से अंजलि ने हामी भरी थी। एक दिन बहू बेटे घर पे नहीं थी और उनके कमरे की एसी भी खराब हो गया था, तो आशा जी और राम प्रताप जी बेटे के कमरे में सोफे पे बैठ गए थे। इतने में अंजलि घर आई और उन्हें अपने कमरे में बैठा देख गुस्सा करते हुए बोली, मम्मी जी, पापा जी, आप लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं घर से बाहर क्या गई, आप दोनों की इतनी हिम्मत की आप दोनों मेरे कमरे में आकर बैठ गए। अंजलि चिल्लाते हुए बोली। आशा जी बोली, बहू, कमरे का एसी काम नहीं कर रहा था, तुम्हारे पापा जी को बहुत बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही थी, इसलिए हम तुम्हारे कमरे में आकर बैठ गए। तुम घर में नहीं थे, इसलिए तुमसे बिना पूछे हम तुम्हारे कमरे में आ गए। अंजलि ने तुरंत एसी का रिमोट लिया और एसी बंद करते हुए बोली, गांव में कभी एसी देखी है आप लोगों ने? और यहाँ बेटे के पैसे लुटाए जा रही हो। बिजली का बिल आता है मम्मी से, पापा जी आपका बेटा भरता है, आप दोनों को क्या काम है? ऐसे भी दिन भर घर में पड़े रहती हो, मगर आपके बेटे को तो रोज़ बाहर कमाने जाना पड़ता है। अभी तो हम सभी का खर्च निकलता है, मगर आप लोगों को तो बस हमारे खर्चे बढ़ाने हैं। आप जैसे अनपढ़ लोग गांव में ही रहने के लायक हो। आप लोगों ने शहर की फैसिलिटी क्या देख ली, पैसे उड़ाने लग गए। यह सब जो आप लोग देख रहे हैं इस घर में सब आपके बेटे की मेहनत का है, इसलिए आइंदा से ऐसे या किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाइएगा और मेरे कमरे में मेरी इजाज़त के बिना कभी मत आइएगा। मेरे कमरे में मेरा कीमती सामान पड़ा हुआ रहता है। आशा जी नम आँखों से बोली, बहू, कम से कम तू मेरा नहीं तो अपने ससुर जी की इज्जत का लिहाज जरा, इनकी उम्र तो देख, कब से तू ही कहे जा रही हो हम थोड़ी तुम्हारी कीमती सामान चुरा लेंगे। तुम हमारे लिए इतनी बुरी सोच क्यों रखती हो? इतने कड़वे शब्द बोलती हो कि हमारा दिल छलनी हो जाता है। तुम कहती हो हम थोड़े दिनों में वैसे भी वापस जाने वाले थे, इसलिए थोड़ी देर शांति से अपने बेटे के साथ गुजार लेने दो।
अंजलि बोली, थोड़े दिनों की बात क्यों कल ही चला जाओ, और आपका बेटा कोई छोटा बच्चा नहीं है। अब मैं हूँ उसकी देखभाल करने के लिए, और वैसे भी मैं आप लोगों की सेवा नहीं कर सकती। जब से आए हैं मेरा पति नहीं रहा, आपका बेटा ज़्यादा बन गया है, इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग वापस गांव चले जाएं। खैर, गांव जब जाना हो तब जाना, फिलहाल तो मेरे कमरे से चले जाओ। आशा जी और राम प्रताप जी इतना सुनकर अपने कमरे में आ गए। आशा जी सोचने लगे कि बेटा कार्तिक बहुत सालों से माता पिता को गांव से शहर लाने के लिए जोर दे रहा था, मगर जब आशा जी और राम प्रताप जी गांव से नहीं आना चाहते थे तब वो जबरदस्ती उन्हें गांव से शहर ले आया, और आशा जी और राम प्रताप जी भी बेटे की जिद के आगे घुटने टेक दिए और बेटे कार्तिक के साथ शहर चले गए, क्योंकि शहर के आधुनिक विचारों की लड़की थी। कार्तिक के माता पिता को कभी अपना समझा ही नहीं पाए। उसे लगने लगा था कि राम प्रताप जी के माता पिता के गांव से आने से उसकी सारी आज़ादी छिन जाती है। उसे पहले की तरह बाहर घूमने को नहीं मिलता, न आए दिन घर में सहेलियों को बुलाने का मौका मिलता है। 2 वक्त का खाना भी घर में नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि कार्तिक कहता है कि उसके मम्मी पापा को बाहर का खाना पसंद नहीं। राम प्रताप जी बाहर घूमने का नाम भी तो लेते तो वो माता पिता को भी साथ ले जाता। उसका माता पिता के प्रति यह प्यार अंजलि को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। कार्तिक अपने माता पिता की इज्जत करता था, जिसे देखकर अंजलि को बहुत जलन महसूस होती थी। कार्तिक अपनी माँ से अपने मनपसंद पकवान बनवाता और अपनी माँ की खूब तारीफ करता, जिसे देख अंजलि जल भून जाती और उसे अपनी ही सास दुश्मन नजर आने लगी, क्योंकि वो भी यह बात जान चुकी थी कि कार्तिक अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। अंजलि घर में कार्तिक के सामने तो अच्छे से रहती, पर कार्तिक के ऑफिस जाते हैं कार्तिक के माता पिता से दूर व्यवहार करने लगते, इसलिए कार्तिक के माता पिता ने गांव में ही रहना उचित समझा था। आशा जी और राम प्रताप जी के बेटे कार्तिक को बहू की हरकतें बताकर पति पत्नी में कलेश उत्पन्न नहीं करना चाहते थे, क्योंकि दोनों जानते थे कि कार्तिक को जब पता लगेगा कि बहू घर में दोनों का अपमान करती है तो कार्तिक का दिल टूट जाएगा। कार्तिक तो हमेशा दोनों को अपने पास ही रखना चाहता था, मगर अंजलि को तो सास ससुर पूरी आँख न सुहाते थे। एक दिन कार्तिक अपने कमरे में तैयार हो रहा था तो उसे अंजलि जी की आवाज़ सुनाई दी। अंजलि आशा जी पर चिल्ला रहे थे, मम्मी जी आप गांव के लोगों को सब समझ नहीं आता तो काम क्यों करना चाहती हो? आपको मशीन में कपड़े लाने के लिए किसने कहा था? आपको हैंड वॉश की बोतल और कपड़े धोने वाले लिक्विड की बोतल में फ़र्क समझ नहीं आता तो आपने मशीन में हैंड वॉश की बोतल में से लिक्विड डाल दिया। मैंने कितनी बार कहा था कि हमारे घर की महंगी चीज़ों को हाथ मत लगाइए। कार्तिक ने जब अंजलि को अपनी माँ के प्रति यह बर्ताव देखा तो उसे सहन नहीं हुआ और वो गुस्से में बोले, ये किस तरह से बात कर रही हो मेरी माँ से? भरोसे बात करने की तमीज़ भूल गई हो क्या? अंजलि बोली, हाँ मैं भूल गई हूँ तमीज़ बात करने की। तुम्हारे अनपढ़ माँ बाप तुम्हें मुबारक हो, मैं इन दोनों को झेल नहीं सकती। कार्तिक बोला, अंजलि तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम माँ से? आशा जी बेटे को बीच में ही रोकते हुए बोली, कोई बात नहीं कार्तिक बेटा, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। नहीं माँ, इसे तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो अंजलि ने नकुश करते हुए अपने कमरे में चली गई। नहीं, मैं क्यों माफ़ी मांगूंगी? कार्तिक ने दोनों को अपने घर में बर्दाश्त कर रहे थे। तुम दोनों को गांव में ही क्यों रहने नहीं देते? बार बार हमारे घर क्यों बुलाते हो? कार्तिक बोले, यह घर हमारा घर क्या लिखा रखा है? तुम्हें इस घर पे मेरे माता पिता का भी उतना अधिकार है जितना तुम्हारा समझे। अंजलि चिल्लाकर बोली, तो फिर एक काम करो, सारी उम्र अपनी माँ के पल्लू से बंधे रहना। बोलकर अंजलि गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उस दिन तो कार्तिक ने अंजलि को माँ के कहने पर छोड़ दिया था, लेकिन आज जब उसने अपने माँ बाप को नौकरी से भी ज़्यादा बेकार हालत में देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने धराधर अंजलि के पर हाथ उठा दिया।
लेकिन आज वो उसके माँ बाप अपना दिल बड़ा दिखाते हुए बहू को कुछ नहीं कहने दिया। राम प्रताप जी ख्यालों से बाहर आए तो बोले, बेटा तू हमारे गांव की टिकट बनवा दे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम दोनों को में कलेश हो। कार्तिक अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हुए बोला, अंजलि की तरफ से मैं आप लोग दोनों से माफ़ी मांगता हूँ, मगर आप मुझको छोड़कर मत जाइए। राम प्रताप जी बोले, बेटा फिलहाल हमारा गाँव जाना ही सही रहेगा। तुम्हारा जब भी मन करे तब तुम गाँव मिलने आ जाना। माँ पापा की जिद के आगे कार्तिक ने हामी भर दी। दोनों ने को गांव की टिकट बनवा दी और राम प्रताप जी और आशा जी वापस गांव आ गए। अंजलि इतनी घमंडी थी कि कभी माफ़ी मांगना तो दूर, कभी अपने सास ससुर से गांव में फ़ोन पर बात भी नहीं करती थी। कार्तिक को अंजलि का यह व्यवहार देखकर बहुत दुख होता था। एक दिन कार्तिक ने कहा, खाना तैयार रखना। अंजलि बोली, क्या तुम्हारे मम्मी पापा फिर से आ रहे हैं? लेकिन वो वापस क्यों आ रहे हैं? पिछली बार हमारे ही घर में हम पति पत्नी का झगड़ा कराकर उन दोनों को शांति नहीं मिली क्या, तो फिर से कलश करने आ रहे हैं। एक काम करो, तुम उन्हीं को रख लो, मैं चली हमेशा के लिए अपनी माँ के बोलकर अंजलि बैग में कपड़े भरने लगी। थोड़ी देर में डोरबेल बजी। अंजलि ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उसके मम्मी पापा सूटकेस लिए खड़े थे। अंजलि बोली, मम्मी पापा आप लोग अचानक यहाँ? अंजलि की मम्मी बोली, हाँ बेटा, तेरे भैया भाभी ने हम दोनों को घर से निकाल दिया है। हम दोनों को वृद्धाश्रम जा रहे थे, मगर जब दामाद जी को पता चला तो उन्होंने हमें रोक लिया और कहने लगे कि मेरे होते हुए आप लोगों को वृद्धाश्रम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग मेरे घर में मेरे साथ रहेंगे। बेटा तेरी भाभी आए दिन हम लोगों से लड़ाइयाँ करती थी और तेरा भाई भी उसी का साथ देता था। आखिरकार दोनों ने हमें घर से निकाल ही दिया। तेरे भाई भाभी हमें बहुत ताने देते थे, फिर भी हम उनका उल्टा जवाब नहीं देते। दरअसल वे लोग हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते थे, उन दोनों को आज़ादी चाहिए थी। हमने तो उन्हें किसी भी चीज़ के लिए कभी रोका टोका नहीं था, मगर फिर भी हम बूढ़े उनकी आंखों में खटकते थे। यह सब सुनकर अंजलि रोने लगी और कहने लगी, मैंने मेरे ससुर के साथ दुर्व्यवहार किया। मम्मी, जिसकी सजा आज मुझे भगवान दे रहा है। आज जब आप दोनों के साथ भाई भाभी ने ऐसा व्यवहार किया तो यह मेरे द्वारा अपने ससुर पर किए गए अत्याचार याद आ गए। अंजलि कार्तिक से माफ़ी मांगते हुए बोली, आपने कभी मेरे माता पिता और अपने माता पिता में फ़र्क नहीं किया। मैं पैसों के घमंड में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं भूल गई थी कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही भरते हैं। मैंने तुम्हारे माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। यह जानते हुए भी तुमने मेरे माता पिता को अपने घर में रहने की जगह दी। भगवान से प्रार्थना करूँगी कि जब भी हमें बेटा हो बिल्कुल तुम्हारा जैसा हो, जो बड़ों का सम्मान करे। कार्तिक आज अपनी आंखों की पुतली उतार दिया। कार्तिक बोला, अंजलि, रिश्तों की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। जो बदलाव देख आज तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के लिए हो रहा है, वही तो उस दिन मुझे मेरे माता पिता के लिए हुआ था, जिस दिन वो दोनों भारी मन से वापस गांव चले गए थे। अंजलि, बुजुर्ग को यह भौतिक सुविधाएं नहीं चाहिए होती है, उन्हें तो बस प्यार और सम्मान चाहिए होता है। अंजलि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपने सास ससुर से गाँव फ़ोन किया और रोते हुए उन दोनों से माफ़ी मांगी। राम प्रताप जी और आशा जी ने अंजलि को माफ़ कर दिया। आशा जी बोली, बेटा अगर सुबह का भोला शाम को घर आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, यही हमारे लिए काफ़ी नहीं। कार्तिक बोला, देखो अंजलि, मम्मी पापा ने तुमको तुरंत माफ़ कर दिया। बुजुर्ग लोग तो सिर्फ प्यार और सम्मान के भूखे होते हैं, इसलिए ज़िंदगी में हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करो। क्या पता लोग कब तक हमारे साथ रहे। अगले दिन ही कार्तिक और अंजलि अपने ससुर को लेने के लिए गांव पहुंच जाते हैं और खुशी खुशी उन्हें शहर लेकर आ गए, जहां आज वहां एक ही छत के नीचे अपने मम्मी पापा और ससुर के साथ खुशी खुशी रह रही थी। दोस्तों, हमारे घर के बुजुर्ग हमारे घर का पेड़ है, जिनके छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं। जिस दिन वो पेड़ टूट जाता है हम भी और सुरक्षित महसूस करते हैं।
इसलिए बुजुर्गों को प्यार और सम्मान दें ताकि वो भी अपने बचे हुए दिनों को हंसी खुशी से बिता सकते हैं। बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही घर में बरकत होती है, इसलिए हो सके तो उनका दिल कभी न दुखाए, कड़वे वचन बोलकर उनका तिरस्कार न करे। उन्हें तो रुपये पैसों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें तो बस प्यार और सम्मान चाहिए, उन्हें तो बस अपनों का साथ चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।